नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा पॉइंट पे। आज हम राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, किसी भी तरह की परीक्षा हो उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सीरीज ये साबित होगी। इनको हम दो तीन तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक तो ये इनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर स्टेट वार इनको एक एक करके एक स्टेट में कितने कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी पृष्ठभूमि किस तरह से तैयार होती है, सबसे पहले इसके विषय में चर्चा करेंगे। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, ये हमारे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 3 प्रकार के क्षेत्रों को संरक्षित किया गया, जिसमें से नंबर फर्स्ट कौन सा है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। अब इन तीनों के बारे में जो छोटा छोटा सा डिफरेंट है, अंतर है, कई बच्चों को यही नहीं पता होता है कि आखिर ये तीनों अलग अलग हैं तो किस प्रकार से अलग अलग हैं, वो कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि ये हमारा हुआ नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, अगर हम इसको राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी दें, यानी यहाँ पर जितने भी वन्य जीव या पेड़ पौधे, वृक्ष या पर्यावरण की कोई भी चीज़ है, ये राष्ट्रीय उद्यान की कैटेगरी में अगर हम इसको रखेंगे तो यहाँ पर किसी भी लोगों का आना जाना वर्जित है। किसी भी तरह की कोई भी मानव गतिविधि यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो ये क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रीय उद्यान। वहीं अगर हम वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो इससे एरिया में तो वो बड़ा होता है वन्य जीव अभ्यारण्य, लेकिन यहाँ पर क्या है, मानव आ जा सकते हैं किंतु निवास नहीं कर सकते। आ जा सकने का मतलब क्या है, वो अपना पशुपालन जैसा कार्य कुछ कर सकते हैं वहाँ पर, इस तरह से थोड़ा बड़ा कार्य हो सकता है, लेकिन यहाँ पर निवास नहीं करते। वहीं अगर हम इससे बड़े वाले एरिया की बात करें तो ये एरिया क्या होता है, इसको बोल देंगे हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसमें क्या है, मानव आ जा भी सकता है, रह भी सकता है, सारे काम कर सकता है, किंतु वे सभी काम इस तरह के होने चाहिए जो हमारे पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाएं। तो हम ये बोल सकते हैं एक छोटी सी भाषा में, जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्षेत्रफल में सबसे कम होता है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल में उससे अधिक और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। अब चलते हैं इसके बारे में और जो फैक्ट बनते हैं उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, एक हमारा होता है बाघ संरक्षण अधिनियम। कौन सा, बाघ संरक्षण अधिनियम। यहाँ पर बाघ कर लेंगे, बाघ संरक्षण अधिनियम। ये कब पारित हुआ था, 1973। ये जो संरक्षण अधिनियम से जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इन सनों को याद करते हुए चलेंगे हम कि बाघ संरक्षण अधिनियम कब हुआ, 1973। इसी के साथ में बाघ से संबंधित एक पॉइंट, ये जो टाइगर है ये हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये तो सभी को क्लियर होगा। वहीं अगर हाथी की बात करते हैं तो हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 में पारित हुआ था, और जो हाथी है वो हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित है। वहीं अगर हम गंगा नदी डॉल्फिन की बात करें, गंगा नदी डॉल्फिन की बात करें, ये इसके संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ था 2009 में, और जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है वो क्या है, गंगा नदी डॉल्फिन। वहीं अगर हम मगरमच्छ की बात करें तो मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम 1974 में पास हुआ था, और गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006 में। गिद्ध को प्रकृति का मेहता भी कहते हैं, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है, पर्यावरण से संबंधित यह क्वेश्चन है। साथ में गिद्ध से संबंधित एक प्रश्न और आता है, ये जो गिद्धों की प्रजाति दिन प्रतिदिन विलुप्त होती चली गई, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, जो हमारी दुधारू जानवर हुआ करते थे उनको अधिक दूध देने के लिए जो लोग
डाइक्लोरोफीन नामक एक टैबलेट, एक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते थे जिससे दूध की मात्रा अधिक हो जाती थी, जो कि उन जानवरों के शरीर में बहुत घातक सिद्ध होती थी। और जब वो जानवर मर जाते थे और गिद्ध उनको खाते थे तो इस कारण से उन गिद्धों को भी नुकसान पहुंचता था और उनकी भी प्रजातियां लुप्त होती चली गईं। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है गिद्धों का विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? डाइक्लोरोफीन इंजेक्शन के कारण। अब चलिए, यहाँ तो हमने समझ लिया ये जो संरक्षण अधिनियम है जिसमें से बाघ संरक्षण, हाथी संरक्षण, गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण और गिद्ध संरक्षण, ये 4 संरक्षण अधिनियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको तो याद करते हुए चलेंगे ही। साथ में अब जैसे कि हमने बात की गिद्ध जो है विलुप्त प्राणी है, वे सभी प्राणी जो विलुप्त हैं या विलुप्त होने वाले होते हैं उनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। और ये जो रेड डाटा बुक होती है इसको प्रकाशित कौन करता है? IUCN। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। और ये जितना भी हमारे जो जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं उन पर ध्यान कौन देता है? राज्य और केंद्र सरकार की बराबर की भागीदारी होती है, लेकिन जो इसके नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है? IUCN। तो हमने ये IUCN के बारे में जानकारी ली और ये संरक्षण अधिनियम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनको देखा। ये सभी पॉइंट अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब बात करते हैं वे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि सिर्फ नेशनल पार्क से संबंधित होंगे और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, बात करते हैं, अगर एग्ज़ाम में आ जाता है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, अगर पक्षी अभ्यारण्य आए तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? गोवा। वहीं अगर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आ जाए तो आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखें, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और बच्चों ने यही गलती दोहराई है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, जबकि पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है। अब देखिए, ये जो नागार्जुन सागर या सैलम राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद करते हुए चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर नागार्जुन सागर या सैलम राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश। वहीं अगर हम बात करें भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। इसके अलावा अगर हम काजीरंगा मानस और असम की काजीरंगा मानस की बात करते हैं तो ये जो काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पड़ते हैं? असम में। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये सारे फैक्ट वो फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आपको सीधे डायरेक्ट समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। एक एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? लद्दाख में। लद्दाख का ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है पूरे भारत का। वहीं अगर हम बात करें दाचीग्राम की तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। किस लिए प्रसिद्ध है? ये कश्मीरी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर हम बात करते हैं हैली नेशनल पार्क की तो ये जो हैली नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में स्थित है। सबसे पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था, लेकिन बाद में इसको जिम कॉर्बेट के नाम से इसका नाम बदल दिया गया। यह भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में होती है। बाकी सब राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के बारे में जानकारी लेना उतनी ज़रूरी नहीं है, याद करना उतना ज़रूरी नहीं है जितना इसको है। क्यों? क्योंकि ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं अगर हम बात करें कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में। एमपी में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं तथा सर्वाधिक बाघ भी एमपी में पाए जाते हैं। बाघ को क्या बोलते हैं? टाइगर।
अगर हम कहें सर्वाधिक टाइगर कहाँ पाए जाते हैं तो एमपी में, लेकिन हम बोल दें कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं तो हमारा ऑप्शन की आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। टाइगर स्टेट के नाम से कौन जाना जाता है, गुजरात। वहीं देखते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं, ये समुद्र के भीतर बनाए जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान। इनकी संख्या टोटल कितनी है, 6, जिसमें से जो पहला है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें याद करके चलना है। जो पहला है उसका नाम क्या है, मरीन नेशनल पार्क। ये है कहाँ पर, कच्छ की खाड़ी, गुजरात के बगल में। वहीं भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, केबुल लामजाओ। ये कहाँ पे है, लोकटक झील, लोकटक झील, मणिपुर, मणिपुर। ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब हम बात करेंगे एक एक राज्य को लेकर के उनके अंदर जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके विषय में चर्चा करते हुए चलेंगे, और जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है उनको बताते हुए चलेंगे, जिससे आप लोगों को याद करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। इतने सब याद कर पाना बहुत मुश्किल होगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट याद करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला आता है मध्य प्रदेश। ये जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, अभी पीछे आपको क्लियर कराया गया है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जो कि इम्पोर्टेंट है। एक तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है, दूसरा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इम्पोर्टेंट है, माधव राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है, पेंच और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ये इतने राष्ट्रीय उद्यान इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो एक बार देख लेते हैं, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पेंच, सतपुड़ा और कूनो, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हैं, मध्य प्रदेश में स्थित हैं। चलते हैं अगले स्टेट की ओर। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, जिसमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, तो देखिए ये महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके देख लेते हैं। एक चंदौली, दूसरा और साथ में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके अलावा नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और तड़ोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। चलते हैं अगले स्टेट की ओर, मणिपुर। देखते हैं मणिपुर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट हैं। तो मणिपुर का जो एक ही राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं ये मणिपुर में जो पड़ता है राष्ट्रीय उद्यान, ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ मणिपुर। ये रहा आपका मणिपुर का एरिया। वहीं अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय में बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नाकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। और मेघालय, ये रहा आपका मेघालय, ये दोनों ही मेघालय में पड़ते हैं और ये भी इम्पोर्टेंट है। वहीं अगर हम मिज़ोरम की बात करें, ये मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम में मुला राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है और फावन गईपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पड़ता है, मिज़ोरम में पड़ता है। चलते हैं अगले स्टेट की ओर, नागालैंड। देखिए ये जो नागालैंड है, नागालैंड में इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में पड़ता है। और अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में कौन कौन से पड़ते हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भितरकनिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिमलीपाल और भितरकनिका। वहीं अगर हम राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं,
एक तो सरिस्का इम्पोर्टेंट है, ये सरिस्का, रणथंभौर, केवला देवी और डेजर्ट मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये राजस्थान के 5 जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले स्टेट की ओर चलते हैं, सिक्किम। तो देखिए ये जो सिक्किम का जो पार्ट है, एक छोटा सा एरिया सिक्किम है, वहाँ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। ये एक है और इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ये तो रहे अभी तक के कुछ स्टेट और उनके अंदर जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं वे। अब अगली क्लास में आप देखेंगे आगे के स्टेट और उनके अंदर के सभी राष्ट्रीय उद्यान। और यदि अभी तक की वीडियो आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल का आइकन ज़रूर बजाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।